जैनेंद्र कुमार जी, जो कि द्वादश पाठ है हिंदी आरोह भाग 2 का, क्लास 12th की ये हिंदी है। आप लोग जितने भी पाठ हैं उन सबको रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन पाठों को आप काम करते समय अपने पास में लगा लीजिए और क्या कीजिए, सुनिए। सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनने के साथ में समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार अगर हम लोगों ने इनको जान लिया ना, थोड़ा थोड़ा समझ लिया, तो समझो कुछ हद तक तो हमारा काम हो गया है ना। कुछ एक ही पढ़ना बाकी रह गया। तो यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं इसको मतलब कहानी के तरीके से पढ़ रहे हैं, कॉमा और पूर्ण विराम इत्यादि का पूरा ध्यान रख के पढ़ रहे हैं, तो आपको आनंद आएगा। चलिए जानते हैं जैनेंद्र कुमार जी की ये जो कहानी है बाजार दर्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले जानते हैं जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे, इस तरफ चित्र भी बना हुआ है। तो द्वादश पाठ है। जन्म हुआ इनका सन 1905 में। अलीगढ़ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। देखिए ज़्यादातर कवि देखिए आप उत्तर प्रदेश के ही पाएंगे, है ना। तो उत्तर प्रदेश से हैं ये भी। और प्रमुख रचनाएं इनकी हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है इनका, और वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इनकी कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रदान निबंध संग्रह इनका। देखिए अगर बात करें इनके प्रमुख पुरस्कारों की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इनको भी मिला हुआ है, भारत भारती सम्मान भी मिला हुआ है, और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं जैनेंद्र कुमार जी। छोटे मोटे कवि नहीं है। और 85 की एज में इनका देहांत हुआ है। सन 1990 में इनका देहांत हो गया। अब ये पंक्तियां तो देखो, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विगड़ता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। अब बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, ये ऐसे है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वह कहते हैं, अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। चलिए बाजार के दर्शन करते हैं, देखते हैं उनका निबंध। ठीक है, तो ये एक सुंदर सा निबंध है उनके द्वारा लिखा हुआ। तो
शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे। बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा ये क्या? बोले ये जो साथ थी उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह ये कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है भाई, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वह फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वह पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा कि कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा ये देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले कुछ ना पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि भैया ही हो जाना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब देखो, मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं, ऐसा यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। तो मैंने पूछा, दूसरे मित्र की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने पूछा कहाँ रे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने की जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू का भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर मैं मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है ये भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है।
पर ये सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल सकता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह ये कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह गाप बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समान काम आना। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इसे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम अब सपने नहीं लेते हैं? और वह सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारत है, ये तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं।
इससे ये तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार होगी। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे कि जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी ही शक्ति है कि ज़रा भी मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। यहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत सिंह बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए अभी तक उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही जाता है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हो ना, तो वह बाजार से लाभ उठा सकते हैं।
ना उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वह लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और वेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और ये बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ऐसा आपने इस पाठ में पढ़ा है जो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। बाज़ार के दर्शन आपको हो गए होंगे। तो अब बहुत सारे इसमें प्रश्नोत्तर भी हैं। प्रश्नोत्तर अगर देखा जाए तो आप कीजिए उनको। परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ति को बोलते हैं। असबाब सामान को बोलते हैं। दरकार ज़रूरत होती है। परिमित सीमित अतुलित जिसकी तुलना ना की जा सके। पेशगी होती है अग्रिम राशि की। नाचीज़ होती है महत्वहीन। अपदार्थ होता है जिसका अस्तित्व ना हो। और धारुण होता है भयंकर। अकिंचित कर हो गया अर्थहीन। स्पृहा हो गई इच्छा और पसोपेश हो गया असमंजस। तो ये हमारा पाठ था जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ बाजार दर्शन। कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अगर आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही है, उसमें जाके कमेंट लिखिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए आगे जो 13वां पाठ है उसको भी देखिए। 13वां पाठ पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, उसको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।